सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल के ऊपर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी का। हमारा मिशन है कि आपको बायोलॉजी में 90 अबव मार्क्स जो है वो मिलने ही मिलने चाहिए। चैप्टर नंबर 8 हमारा शुरू है, रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है सिंपल में, उसके बाद डिटेल में, ऐसा कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं होगा। उसके बाद प्रॉपर हैंडराइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक लूंगा। अगर आपने चैप्टर 8 जो है वो इस मेरे वीडियो को देख लिया, उसके बाद ये नोट्स आपने डाउनलोड कर लिए, नोट्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करो या फिर आप बायो स्टडी विद निखिल, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम है ग्रुप, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर लगभग 100 स्टूडेंट आ गए हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर जुनून है कि हमें क्लास 12 के अंदर ही नहीं तो स्टेट बोर्ड में भी टॉप करना है, क्लास में तो टॉप करना ही करना है। ऐसा जुनून वाले जो यहाँ पर स्टूडेंट है वो हमारे ग्रुप में। अगर आपको भी लगता है कि ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन हम देखेंगे, इसका ये पार्ट फर्स्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। बिकॉज हमें पता है कि हमारा 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा सिलेबस जो है इस साल रिड्यूस हुआ है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है बायोलॉजी का, लेकिन जो चैप्टर 8 है इसका जो है बहुत कम, मीन्स अराउंड 5% ही यहाँ पर इसका जो है घटा है। मीन्स 95% चैप्टर जो 8 है वो वैसा की वैसा ही है। मीन्स अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर अच्छे से करना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पायरेशन किसे बोलेंगे और उसके बाद सर्कुलेशन किसे बोलेंगे। रेस्पायरेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी। ये वर्ड आप ध्यान में रखो कि रिक्वायर्ड एनर्जी। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जान है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या लगता है तो एनर्जी लगता है। उनको एनर्जी चाहिए टू कैरिड आउट, किसके लिए, टू कैरिड आउट वेरियस केमिकल और लाइफ प्रोसेसेस। वेरियस लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको कैरिड आउट करने के लिए, उनको वहाँ पर कैरी करने के लिए लाइफ में ऑर्गेनिज्म के, कौन से ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या लगता है, एनर्जी लगता है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी, ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन वो एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में हम यूज करते हैं लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं होती है। आगे आपको समझ में आएगा वो। द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होती है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड इज हाउ वी आर नॉट यूजेबल, इसको हम यूज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए एनर्जी हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकते। बाय दिस ऑर्गेनिज्म अनलेस इट इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। ऑर्गेनिज्म उसको यूज नहीं कर सकते, वो अनयूजेबल फॉर्म है, तो उसको क्या करता है फिर यूजेबल फॉर्म में ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है उसको कन्वर्ट करती है और उसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। रेस्पायरेशन आपको समझ में आ गया, लेकिन रेस्पायरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन भी हम देखेंगे। ये सिर्फ आप उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ये आप ध्यान में रखो, उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में एक बार छप गया तो आपको रेस्पायरेशन की डेफिनेशन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड होंगी। ओके, फर्स्ट में क्या हमने कहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी, सभी को एनर्जी लगेंगी टू कैरिड आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। देन सेकंड, द एनर्जी दैट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, इन द इस फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। इज हाउ यू आर नॉट यूजेबल, ये कैसे हम इसको यूज नहीं कर सकते, वो नॉट यूजेबल है, ओके, नॉन यूजेबल। एंड बाय द ऑर्गेनिज्म अनलेस इट इज, तो फिर क्या कहा जाता है, उसको कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है और तब वो ऑर्गेनिज्म उसको यूज करता है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। रेस्पायरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज अ इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल के बीच में होने वाली। इंटर, ये वर्ड आपको हमेशा के लिए बायोलॉजी के अंदर जो है, बायोलॉजी के या फिर केमिस्ट्री या फिर उसके बाद फिजिक्स में यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, वो है इंटर। इंटर मीन्स टू सेल के अंदर मीन्स इंटरसेलुलर। दो सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है, दो सेल के बीच में, अंदर बोले तो बीच में, ओके। एंड कैटाबोलिक है, कैटाबोलिक मीन्स क्या होता है, कैटाबोलिक के समझने के पहले आपको एक बात समझ में होगा, वो आपको अगर समझ में आ गई तो वो कैटाबोलिक समझ में आ जाएंगी। वो बात है। फर्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे बोलेंगे, सम ऑफ द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म।
उसके बाद होता है उसमें दो होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म क्या है, सो सम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड कैटाबॉलिज्म क्या है, तो सम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल को डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं और ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक किसे बोलेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म में दोनों भी मींस सम ऑफ द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो रेस्पिरेशन कैसे, फिर यहाँ पर कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक मींस क्या है, फिर इसमें क्या करते हैं हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं, मींस इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए ये प्रोसेस कौन सी है, कैटाबॉलिक है। समझ में आ गया, इंटरसेलुलर कैटाबॉलिक। देन नेक्स्ट बायोकेमिकल प्रोसेस। सो हमको पता है बायोकेमिकल है मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और एक केमिकल प्रोसेस हो, इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, एंड केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। सो इन विच क्या होता है, इन विच सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनता है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसको कैटाबॉलिक बोलते हैं, एंड इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में होती है। सो रेस्पिरेशन की सिंपल और एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम बोलेंगे, इट इज इंटरसेलुलर कैटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं इन विच फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये हो गई रेस्पिरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर उसका फार्मूला है C6H12O6। ये क्या है, तो ये ग्लूकोज है। सो ये ग्लूकोज का होता है, और ऐसी ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, मतलब ये कैसा है, नॉन यूजेबल है। प्लस उसमें क्या मिल जाता है फिर 6CO2 ओके, ऑक्सीजन। सो इसमें क्या होता है, ये रिएक्टेंट है बिकॉज ये रिएक्ट कर रहे हैं ओके। और उसके बाद क्या बनता है, तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 6H2O मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स, एंड 38 ATPs। सो ये ATPs जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो ATP है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हमारी बॉडी यूज करती है, ये आप ध्यान में रखो। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये है ग्लूकोज, इसको हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, लेकिन जो ATP उसको यूज करती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो फॉर दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सो ये रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गैसेज एक्सचेंज करने पड़ेंगे, लेकिन किसके बीच में, गैसेज एक्सचेंज बोले तो यहाँ पर बाहर गिरेंगे और अंदर आएंगे, मीन्स गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा, लेकिन किसके बीच में, तो बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट के बीच में, और दूसरा होता है ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच में गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, कौन से प्रोसेस में, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। एंड द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, और साइट मीन्स जगह। सो जिस जगह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, गैसेस बाहर जाते हैं, गैसेस अंदर आते हैं, और इज कॉल्ड, सो उस गैसेज एक्सचेंज के साइट को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। सो रेस्पिरेटरी सरफेस किसे बोलेंगे, गैसेज एक्सचेंज जहां पर होता है उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। सो गैसेज एक्सचेंज क्यों है यहाँ पर करना पड़ता है, बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोसेस में गैसेज एक्सचेंज जो है वो कंपलसरी है, एंड वो होता है एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में। सो ये हो गया रेस्पिरेशन के बारे में और गैसेज एक्सचेंज के बारे में। सो अब हमको समझ में आ गया कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। सो हमें पता है कि गैसेज एक्सचेंज होते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस में गैसेज एक्सचेंज होते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी मीन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एक्सचेंज मीन्स गैसेज का एक्सचेंज होना। सो कौन कौन से ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं गैसेज एक्सचेंज में। सो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। सो कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, इसमें केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए फिजिकल प्रोसेस है ओके। सो फिजिकली होती है, एयर्स की यहाँ पर वहाँ पर हेल्प ली जाती है, इसलिए हम फिजिकल बोलते हैं। प्रोसेस फॉर इफिशियंट गैसेज एक्सचेंज, किसके लिए, इफिशियंट गैसेज एक्सचेंज। इफिशियंट मीन्स अच्छे से अच्छा गैसेज जो है एक्सचेंज होने चाहिए उसलिए। एंड अगर मीन्स यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव मीन्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, द फॉलोइंग फीचर्स। सो फॉर इफिशियंट गैसेज एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। सो इफिशियंट गैसेज एक्सचेंज करना है तो उस रेस्पिरेटरी सरफेस में ये नीचे दिए वाले जो है यहाँ पर फॉलोइंग फीचर्स जो है वो होने ही चाहिए, तभी वो क्या करेगा, अच्छे से रेस्पिरेशन करेगा, अच्छे से गैसेज को एक्सचेंज करेगा, कौन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो फर्स्ट में क्या है यहाँ पर, जो फर्स्ट है, सो फर्स्ट है इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज को एक्सचेंज करेगा। देन सेकंड क्या है, इट शुड बी अ थिन
थिन होना चाहिए, हाईली वास्कुलर, मूवेबल होना चाहिए, ओके। एंड परमिएबल, परमिएबल मीन्स वहाँ से गैसेज अंदर आनी चाहिए और बाहर भी जानी चाहिए, उसे हम बोलेंगे परमिएबल। टू अलो एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस होने के लिए वो परमिएबल होना चाहिए, उसमें गैसेज जो है वो एक्सचेंज होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, बेस्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑर्गन होगा, तभी वो क्या होगा, तो गैसेज एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस होगा, बिकॉज उसमें हाईली वास्कुलर है वो, और वो परमिएबल है गैसेस के लिए, मीन्स वो अंदर बाहर गैसेस को करवा देता है। देन इट शुड बी मॉइस्ट, ये कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ये बात आप समझ लो, ये मॉइस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो बाहर से अंदर आने वाली जो एयर होती है, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाती है, तो उस एयर के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, तो अदर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो भी आते हैं, और उसको जो ट्रैप करने के लिए क्या होना चाहिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए। तो ये है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सचेंज। तो इसमें ऑर्गन्स है वो कैसे होने चाहिए वो बताया गया है, और मीन्स फर्स्ट इसमें है कंडीशन, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, देन इट शुड बी थिन, हाईली वास्कुलर एंड परमिएबल टू अलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड देन इट शुड बी मॉइस्ट। आपको समझ में आ गया होगा, बार बार यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं मुझे लगता है, बिकॉज जो 5G जनरेशन है, बाद में आपका ही टाइम पास होगा, ज़्यादा बार अगर समझे हो एक वीडियो, अगर एक ही टॉपिक अगर आप 10 बार उसको समझोगे 10 टाइप से, तो कोई फायदा नहीं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा और वही आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो आपका टाइम पास नहीं करूंगा, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो प्लांट्स के अंदर कैसे गैसेज एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज किया जाता है, प्लांट्स कैसे गैसेज को एक्सचेंज करते हैं, वही हम देखेंगे गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स में। सो फर्स्ट, द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फैसिलेट मीन्स हेल्प करेगा फॉर गैसियस बाय डिफ्यूजन। सो इट्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स फैसिलेट द गैसेज बाय डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैसेज एक्सचेंज होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसा है। आपका जो हर एक टॉपिक यहाँ पर हर एक डाउट क्लियर होगा, सो डोंट वरी, सिर्फ आप यहाँ पर थोड़ा वेट करोगे। सो द शेप एंड स्ट्रक्चर मीन्स जो प्लांट का शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो फैसिलेट करेगा, वो डिसाइड करेगा और इंक्रीज करेगा गैसेज एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है, सो डिफ्यूजन सिंपल मतलब बाहर पड़ना या अंदर आना, ओके, डिफ्यूजन उसे बोलेंगे। टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट, टेरेस्ट्रियल मीन्स यहाँ पर लैंड पर रहने वाला टेरेस्ट्रियल, एंड फ्लावरिंग मीन्स उसको फ्लावर आने वाले ऐसे प्लांट, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, तो उसे हम बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स हैज मेनी एयर स्पेसेस, उसमें क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, ओके, एयर के पोर्स होते हैं, छिद्रे होते हैं, एंड बिटवीन द सेल्स ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट। सो ये कैसे पार्ट है, ये प्लांट के पार्ट है, स्टेम, उसका लीफ, उसके बाद उसका रूट। तो इसके बीच में क्या होता है, थोड़े थोड़े यहाँ पर क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, जिससे क्या होता है, एयर अंदर बाहर आ जा सकती है, किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। एंड दीज एयर स्पेसेस आर कंटिन्यूअस ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द एयर स्पेसेस थ्रू द स्टोमेटा। सो ये क्या करते हैं, डिफ्यूज्ड इनटू मींस वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं, ओके, बिकॉज उसमें जहाँ पर स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल एयर स्पेसेस है, एयर के स्पेस है, उससे क्या होते हैं, एयर आउट एंड एयर इन होती है। सो इन जब एयर अंदर जाएगी तो क्या ले जाएगी, ऑक्सीजन, और बाहर डालेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स डिफ्यूज आउट। सो डिफ्यूज इन क्या होगा, ऑक्सीजन, एंड डिफ्यूज आउट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो सिंपली गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स में क्या होगा, सो शेप एंड स्ट्रक्चर प्लांट्स का यहाँ पर उस डिसाइड करता है कि गैसेज एक्सचेंज कैसे होगा, बाय डिफ्यूजन। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर छोटा है, शेप छोटा है तो डिफ्यूजन भी छोटा होगा, मीन्स गैसेज एक्सचेंज भी कम होगा। और टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स हैज मेनी एयर स्पेस, उसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कहाँ पर होते हैं, तो स्टेम, लीफ एंड रूट के अंदर। एंड दिस एयर स्पेसेस क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ओके। सो ये बात अच्छे से आप समझ लो। नेक्स्ट, वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स। वुडी मीन्स वुड को प्रोड्यूस करने वाले, ऐसे वुड जिस पर वुड होता है, ओके। सो उसे बोलेंगे वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि वो ट्रीज हो गए और श्रब हो गए। हैव एन एक्सटर्नल इम्परवियस, ओके, इम्परवियस बार्क, उनके अंदर क्या होता है, इम्परवियस बार्क होती है। सो इम्परवियस बार्क मतलब आपको समझ में आएगा, थोड़ा रुको। सो हेयर गैसेज एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द स्टेम सरफेसेस। सो इसमें क्या होता है, स्टेम के सरफेसेस पे क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं, और उसे हम बोलेंगे इम्परवियस बार्क। बार्क मतलब यहाँ पर ट्री के ऊपर की जो यहाँ पर लेयर है उसे हम बोलेंगे बार्क। उस बार्क में क्या होता है, थोड़े थोड़े यहाँ पर
एयर पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लेंटिकल्स। और वो लेंटिकल्स जिस बार्क पे होती है, जिस प्लांट के ऊपर की लेयर पर होती है, उसे हम बोलेंगे इम्परवियस बार्क। समझ में आएगा इम्परवियस बार्क को? तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो। सो ये है इम्परवियस बार्क, जिसमें क्या है, सो हियर गैसेज एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द स्टेम। स्मॉल स्टेम में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उस स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल बोलते हैं। और ये बार्क के ऊपर क्या होता है, लेंटिकल होता है, और उस बार्क को हम क्या बोलते हैं, तो फिर इम्परवियस बार्क। उसके बाद यहाँ पर लीफ है, लीफ के अंदर भी क्या होता है, स्टोमाटा होता है, उससे भी क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। सो ये हो गए ऑर्गन ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो इससे क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स गैसेज एक्सचेंज क्यों करते हैं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में लगता है गैसेज एक्सचेंज करना पड़ता है, तभी तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो सिंपल बनेगा, और सिंपल को वो प्लांट्स यूज कर पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसमें यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, तो प्रोसेसेस है, एक है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो इंस्पायरेशन किससे बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, गैसेज को अंदर लिया जाता है, उसे हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वर्ड है इन, मीन्स अंदर आना, एक्सपायरेशन मीन्स गैस का, एंड एक्स मीन्स यहाँ पर बाहर जाना, एक्सटर्नल हम बोलते हैं ना, सो एक्स मीन्स बाहर जाना। सो जिसमें गैसेज जो है बाहर पड़ते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, एंड अंदर आते हैं इंस्पायरेशन, एंड दोनों को मिलाकर हो जाएगा रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? सो एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स। सो कहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, लंग्स के अंदर होता है, ये वर्ड आप ध्यान में रखो। then these are then transported by the blood। so बाद में वो क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके वजह से, यहाँ पर ब्लड। कौन करता है ट्रांसपोर्ट, ब्लड करता है। कहाँ से कहाँ तक करता है, तो फ्रॉम लंग्स, बिकॉज लंग्स में क्या होता है, वो गैसेज एक्सचेंज यहाँ पर लंग्स के अंदर होता है। और लंग्स क्या करता है, फिर ब्लड क्या करता है, लंग्स के अंदर का जो यहाँ पर गैस है वो कहाँ पर डिफरेंट टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स के तक वो पहुँचाता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन की। उसमें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। वाटर यहाँ पर जो गैसेस है वो किस में एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ पर लंग्स में होंगे। एंड लंग्स क्या करेगा, दीज आर दिस ट्रांसपोर्टेड ब्लड। सो ब्लड क्या करेगा, लंग्स का जो ऑक्सीजन है लंग्स में प्यूरिफाई हुआ, वो ट्रांसफर हुआ, उसमें एक्सचेंज हुआ, और उसको फिर वो टिश्यू एंड पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुँचाएगा। सो हम जो है यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। सो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट है वो है नेजल कैविटी, देन है नॉस्ट्रिल्स, देन होता है माउथ। सो नेजल कैविटी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नेजल कैविटी। उसके बाद होता है नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं, ओके, यहाँ पर जो होल होते हैं वैसे दो, उसे हम बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स। देन होता है लैरिंग्स, माउथ होता है, माउथ तो हमें पता है। उसके बाद लैरिंग्स होता है यहाँ पर। उसके बाद है ट्रैकिया। इसको हम 1 by 1 डिटेल पढ़ेंगे कि लैरिंग्स का पार्ट कैसा है, वो कैसे होता है, लैरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है, बहुत सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो ये ट्रैकिया। फर्स्ट आप इसकी पोजीशन यहाँ पर ध्यान में रखो। देन यहाँ पर राइट मेन ब्रॉन्चस, सो यहाँ कहाँ का है, लंग्स का पार्ट है, ओके। देन यहाँ पर है राइट लंग्स, और उसके बाद है लेफ्ट लंग्स। दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। देन यहाँ पर लंग्स है उसकी जो एल्वुलस होते हैं, ओके, सेल्स होती है एल्वुलस। एंड यहाँ पर रिब्स है, सो हमारे यहाँ पर चेस्ट के अंदर होता है, थोरैसिक कैविटी में होते हैं। एंड नीचे वाला ये है डायफ्रैगम। सो डायफ्रैगम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रिलेटेड है, वो हम देखेंगे। देन एयर सैक्स विद द ब्लड कैपिलरीज। सो ये जो है वो यहाँ पर है कंप्लीट, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर से। अब एक एक देखेंगे हम। फर्स्ट देखेंगे नॉस्ट्रिल का, उसके बाद नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स देखेंगे, यहाँ पर फेरिंग्स है इधर। सो हर एक पार्ट हम देखेंगे, उसकी यहाँ पर कुछ खास बातें वो भी देखेंगे जो आपको सीईटी में भी पूछी जाएंगी और आपको स्टेट बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स मिला के देगी। तो चलिए देखते हैं 1 by 1। सो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट से बनी है। एक होती है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यहाँ पर दूसरी होती है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिंपल हो गया, बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, फिर एक्सटर्नल नरेज है। नरेज मीन्स होल, बाहर से जो हमारे नोज के बाहर जो होल है उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल नरेज। देन नेजल कैविटी, जो हमारी नोज है उसके अंदर का हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस, उसे हम बोलेंगे नेजल कैविटी। देन होता है इंटरनल नरेज, अंदर के जो पोर है जो यहाँ पर लिंक करते हैं, अंदर होते हैं, वो उसको बोलेंगे इंटरनल नरेज। उसके बाद होता है नाजोफेरिंग्स, नोज और फेरिंग्स के बीच में का लेयर। देन होता है नोज, देन होता है थ्रोट, हमारा यहाँ पर गला, एंड अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ये किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बनी है, तो लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रांचा, देन ब्रोंचोलस एंड लंग्स। सो इससे बना होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सो फर्स्ट हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम में देखा, अब उसके टाइप देखे और अब हम एक बाय वन उसको पढ़ेंगे। तो चलो फिर फर्स्ट पढ़ेंगे नोज को। नोज क्या होता है? द नोज हैज अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक। कैसे स्लिट लाइक है? स्लिट जैसे कि यहाँ पर दो यहाँ पर स्लिट्स है, स्लिट्स ओपनिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल नरेज। उसके बाहर की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होंगी उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल नरेज। नरेज में सिंपल में आप ध्यान रखो यहाँ पर होल, ओके। और उसको हम बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स, जो हम उसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं वो हो गए नॉस्ट्रिल्स, ओके। सो जब हमको गुस्सा आता है हम उसकी साइज बढ़ाते हैं, सो ये हो गए नॉस्ट्रिल्स। एंड फॉर एंट्री ऑफ एयर इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे नोज होता है और इसके अंदर की जो ये हॉलो कैविटी, इसके बीच में आपको पता है कि ये क्या होता है, लेयर होता है दोनों नोज के बीच में, और ये जो हॉलो स्पेस है उसे हम बोलेंगे नेजल कैविटी, ओके। सो नेजल कैविटी ये होती है। और यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, दोनों भी यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स है। सो उससे क्या होता है, गैसेज जो है वो अंदर आता है और नेजल कैविटी के अंदर वो ट्रांसफर होता है। सो सिंपली में डायग्राम जो बहुत अच्छी मैंने नहीं निकाली है लेकिन आपको समझ में आए ऐसे तो बिल्कुल है, ओके। सो ये हो गया नेजल कैविटी। देन द नेजल कैविटी इज डिविजिबल इनटू राइट एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा नोस्ट्रिल्स होता है, उसके बाद ये ऐसा क्या होता है तो नेजल कैविटी होती है, और वो यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट में क्या होती है, वो चैम्बर में डिविजिबल होती है, डिवाइड होती है। सो द नेजल कैविटी मीन नोज के अंदर का हॉलो स्पेस वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है राइट एंड एक होता है लेफ्ट। हाथ लगा कर देख लो, बीच में एक मेम्ब्रेन होता है और दोनों तरफ राइट नेजल चैम्बर होता है और लेफ्ट नेजल चैम्बर होता है। एंड बाय अ मेसोथमॉइड कार्टिलेज, मेसेथमॉइड। सो ये जो मेसेथमॉइड कार्टिलेज है वो बीच में होता है, वो मुंह हम उसको थोड़ा बहुत मूवमेंट उसकी कर सकते हैं बिकॉज वो कैसा है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज मीन्स वो बोन है, मीन्स बोन भी नहीं, मीन्स मिडल में होता है मसल और बोन, उसके बीच में की स्टेट वो होगी कार्टिलेज, ओके। सो ईच नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। सो जो नेजल चैम्बर है, सो आपको समझ में आ गया है कि ये इसके और इसके बीच में का, ये नोस्ट्रिल्स एंड इसके बीच में का जो चैम्बर है उसे हम बोलेंगे नेजल चैम्बर। और ये जो रीजन है मीन्स ये जो 3 पार्ट में 3 रीजन में ये क्या हुआ है तो डिवाइड हुआ है। तो 1 बाय 1 हम उसको देखेंगे। सो फर्स्ट में आपको नोज पता चल गया, नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नरेज किसको बोलेंगे, नेजल कैविटी क्या होती है। अगेन नेजल कैविटी जो है यहाँ पर 2 चैम्बर में डिवाइड होती है, एक होता है नेजल चैम्बर लेफ्ट एंड एक होता है नेजल चैम्बर राइट, और राइट नेजल चैम्बर और लेफ्ट नेजल चैम्बर। उसके बाद नेजल चैम्बर के 3 रीजन होते हैं। सो कौन से, चलो देखते हैं। सो फर्स्ट होता है वेस्टिब्यूल, उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड देन होता है ऑल्फैक्टरी सेंसरी चैम्बर, ओके। सो फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑल्फैक्टरी सेंसरी चैम्बर। रेस्पिरेटरी पार्ट को हम बोलते हैं कंडीशनर। सो कंडीशनर क्यों बोलते हैं तो नीचे उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। सो सबसे पहले देखेंगे वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में क्या होता है, इट इज प्रोक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल्स। प्रोक्सिमल मीन्स यो क्या है, बाहर का पार्ट है, प्रोक्सिमल, ओके। प्रोक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल्स। देन इट्स स्किन हैज अ हेयर, उसके स्किन के ऊपर क्या होते हैं तो हेयर्स होते हैं। फॉर किसके लिए, फॉर फिल्टरिंग द एयर को फिल्टर करने के लिए स्किन के ऊपर हेयर रहते हैं और वो पार्ट को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। एंड ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल, अगर बाहर से डस्ट पार्टिकल कोई आएंगे तो वो उसमें ट्रैप होंगे बिकॉज वहाँ पर कौन सा फिर वेस्टिब्यूल है, वो कैसा है तो उसके ऊपर स्किन के ऊपर हेयर्स है और वही क्या करते हैं उसको ट्रैप करते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि नाक के अंदर जो होते हैं, हमारे नोज होती है, उनके अंदर हेयर्स जो है क्यों होते हैं, फॉर ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल एंड अदर मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस। देन यहाँ पर रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है, मिडल पार्ट है, थिन वॉल्ड है। थिन मीन्स यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं थिन मीन्स कम थिकनेस वाला, एंड हाईली वास्कुलर मीन्स मूवेबल, एंड पार्ट फॉर वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग। यहाँ पर 2 है, एक है वार्मिंग, दूसरे बाद है उसके बाद है मॉइस्चरिंग। वार्मिंग मीन्स अगर हवा ठंडी आ गई तो अंदर हमारे बॉडी के अंदर वो ठंडी नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो उसको वार्म करता है। लेकिन अगर बाहर की हवा ठंडी आ गई, मॉइस्चरिंग आ गई तो उसको वो अगेन वार्मिंग करता है, उसको गर्म करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक अमाउंट में ठंडी या गर्म हवा जाती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट, उसे इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनर। तो बाहर से अगर गर्म हवा आई तो इसको क्या करता है, वो ठंडा करता है। एंड द इनहेलेटेड एयर, ओके, इनहेलेटेड मीन्स अंदर आने वाली एयर को वो क्या करता है तो कूल करता है, कूल डाउन करता है। सो ये हो गया रेस्पिरेटरी पार्ट। देन होता है ऑल्फैक्टरी सेंसरी चैम्बर। द अपर मोस्ट पार्ट इज लाइन बाय, जो ऊपर अपर मोस्ट पार्ट है नोज का, यहाँ पर नोजल चैम्बर हम देख रहे हैं, नोजल कैविटी सॉरी। सो नोजल कैविटी मीन्स हॉलो स्पेस नोज का हमारा जो होता है लंबा का लंबा, उसे हम बोलेंगे नोजल कैविटी। ये जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है वेस्टिब्यूल, उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी पार्ट एंड देन होता है ऑल्फैक्टरी सेंसरी चैम्बर। सो द अपर मोस्ट पार्ट इज लाइन बाय
ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से लाइन होता है, मीन्स उसमें वो ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम होता है और वो क्या करता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करता है। यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने देखा उस चैप्टर में, यहाँ पर जो नोज था उसमें जो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब थी वो क्या करता है, तो सेंसेशन ऑफ स्मेल, स्मेल को सेंस करता है। इसलिए कोई भी अच्छा खाना अगर बना है तो उसकी स्मेल हमें आती है बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, सो इसलिए ये इसको हम बोलते हैं सेंसरी चैम्बर। सो ये हो गया फर्स्ट वेस्टिब्यूल, देन हो गया रेस्पिरेटरी पार्ट, कंडीशनर हम उसके बोलेंगे, एंड लास्ट में ऑल्फैक्टरी सेंसरी चैम्बर। सो ये हो गए नेजल कैविटी के 3 रीजन। उसके बाद होता है यहाँ पर फेरिंग्स। ओके, सो फेरिंग्स क्या होता है, सो फेरिंग्स इज डिवाइडेबल इनटू 3 पार्ट, रेस्पिरेटरी का पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और जो फेरिंग्स है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है नोजोफेरिंग्स, देन होता है ओरोफेरिंग्स, एंड देन होता है लैरिंगोफेरिंग्स। सो फर्स्ट है नोजोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स, देन है लैरिंगोफेरिंग्स। सो जो फर्स्ट है नाजोफेरिंग्स वो कैसा है, अपर मोस्ट पार्ट फ्रॉम द नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर का अपर मोस्ट पार्ट है, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम मीन्स नेजल चैम्बर से अपर मोस्ट पार्ट है, एंड इट लीड्स टू एरोफेरिंग्स, मीन्स ये एरोफेरिंग्स में ओपन होता है। सो नेजोफेरिंग्स के बारे में बताना है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर, बस। उसके बाद ये बताना है कि जो नेजोफेरिंग्स है ये जो है वो एरोफेरिंग्स में ओपन होता है, मीन्स इट लीड्स इनटू एरोफेरिंग्स। देन एरोफेरिंग्स में आ गए, सो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर। सो फूड एंड एयर जो है एक ही पैसेज के अंदर आती है, एक ही यहाँ पर क्या होता है पैसेज, मीन्स यहाँ पर वे होता है, और उस वे को बोलेंगे हम एरोफेरिंग्स। ओके, इसमें क्या होता है, दिस कंटिन्यूज बिलो एज लैरिंगोफेरिंग्स। सो इसमें भी ऐसा ही बोलना है कि एरोफेरिंग्स जो है वो लैरिंगोफेरिंग्स मीन्स बिलो जो होता है वो कंटिन्यू होता है एज अ लैरिंगोफेरिंग्स। सो नाजोफेरिंग्स में उसकी बात बतानी है, उसके बाद बोलना है कि एरोफेरिंग्स में ओपन होता है, एरोफेरिंग्स में लिखना है कि कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, और वो दिस कंटिन्यूज बिलो एज अ लैरिंगोफेरिंग्स। सो लैरिंगोफेरिंग्स में क्या बताना है, बिटवीन द नोजोफेरिंग्स एंड एरोफेरिंग्स इज अ प्लेट बोन, और ये दोनों के बीच में प्लेट बोन जो होता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पर लैरिंगोफेरिंग्स। बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसको कंपैरेटिव देखेंगे ना तो कोई भी चीज़ आप घंटों का काम जो है वो मिनटों में कर देंगे, घंटों की पढ़ाई मिनटों में कर देंगे। आपको हार्ड वर्क करना है लेकिन थोड़ा स्मार्ट डायरेक्शन के साथ करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, बिकॉज आपको जो है वो पढ़ाई करने में आसानी जाएगी, आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सो ये हो गया फेरिंग्स के बारे में। इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स, तो हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आप फॉलो करो, यहाँ पर ऊपर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद होता है लैरिंग्स। ओके, सो लैरिंग्स क्या होता है, सो इट इज अ वॉइस बॉक्स, इट इज कॉल्ड एज, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। सीटी में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, उसमें दे देंगे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ओके, वाइंड पैम्प। सो लैरिंग्स बोलेंगे, ओके, लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इट इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमें पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है बिकॉज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पढ़ रहे हैं, एंड विच कंटेन वोकल कॉर्ड्स, उसमें क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है, वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स। सो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है लेकिन साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो वोकल कॉर्ड्स। सो वोकल कॉर्ड्स आर प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करती है। देन नेक्स्ट इट इज अ हॉलो, हॉलो मीन्स अंदर से यहाँ पर क्या होती है वो खुली होती है, एंड ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर, एंड इट वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज मीन्स बोन भी नहीं होता और मसल भी नहीं होती, उसके बीच में की ऐसा बोन जो मूवमेंट कर सकता है उसे हम बोलेंगे कार्टिलेज। जैसे कि हमारा यहाँ पर ईयर का है, ओके, उसे बोलेंगे कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज प्लेट से बना होता है, कौन, लैरिंग्स, जो कैसा होता है, हॉलो, अंदर से यहाँ पर खुला होता है, देन ट्यूबुलर ट्यूब के जैसा होता है, एंड कार्टिलेज से बना होता है, मूवेबल बोन से बना होता है, एंड हेल्ड बाय मेम्ब्रेन एंड द मसल्स। वो कहाँ से होता है, हेल्ड बाय मीन्स वो पकड़ता है, मीन्स उसको यहाँ पर पकड़ता जाता है, मीन्स उसकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पर स्टेबल किया जाता है, बिकॉज ऑफ उससे क्या होता है, मेम्ब्रेन जो उससे जुड़े रहते हैं, मेम्ब्रेन एंड मसल्स उसके ऊपर रहते हैं, ओके, लैरिंग्स के ऊपर। सो ये हो गया लैरिंग्स के बारे में। सो फर्स्ट में सिंपल में बताना है इट इज वॉइस बॉक्स, ओके, सो ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर बोलना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंटेन वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स होंगे इसके अंदर होंगे, एंड वो क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड्स ऑर्गन मीन्स यहाँ पर प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। देन इट इज हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ऐसा बोन जो मूवमेंट करता है, एंड कार्टिलेज प्लेट एंड द मेम्ब्रेन, एंड हेल्ड बाय, वो पकड़ता है, मीन्स उसको उसके बाजू में क्या होते हैं, तो मेम्ब्रेन होते हैं एंड मसल्स होते हैं। ये हो गया लैरिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट है वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। सो वॉइस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड के बीच में जो एयर का पैसेज होता है, एयर पैसेज, पैसेज मीन्स वहाँ पर थोड़ा सा जगह होती है, उस जगह से क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूस होता है, एंड मॉड्यूलेशन, उस और मीन्स वोकल कॉर्ड्स एंड मॉड्यूलेशन
बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड वोकल कॉर्ड्स के बीच में के जो एयर स्पेसेस होती है वहाँ पर पैसेज होता है, उससे क्या होता है वॉइस प्रोड्यूस हो सकता है एंड क्रिएटेड बाय द टंग। सो कैसा होता है, क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करता है, टंग क्रिएट करती है, टीथ क्रिएट करते हैं, लिप क्रिएट करते हैं और नेजल कैविटी क्रिएट करती है। नोज के अंदर की जो कैविटी है वो कर होती है। इसलिए हम हमारे जो नोज है उसको थोड़ा दबाएंगे, उसको नोस्ट्रिल को पैक करेंगे तो हमारा साउंड जो है वो अलग आएगा, बिकॉज वो क्या करते हैं, क्रिएट करते साउंड को। उसके बाद अगर हम अपनी जो टंग है उसको पकड़ के रखेंगे तो आवाज़ ही नहीं आएगा, बिकॉज वो क्रिएट करेंगी। उसके बाद हम अपने लिप्स जो है उसको दबा के रखेंगे तो भी आवाज़ नहीं आएगा, बिकॉज टीथ, लिप्स, नेजल कैविटी एंड टंग क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। सो ये तो हमें पता ही है, इसको सिर्फ इंग्लिश में आपको रिटन डाउन करना है। सो अगर आप बाल स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल के साथ पढ़ोगे ना तो आपको बायोलॉजी है बहुत इजी लगेगी। सो आपको अगर इजी लगती है तो अब भी आप कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को इजी लगती है। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहो। ओके, सो नेक्स्ट, लैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंगोफैरिंग्स। सो लैरिंग्स किस में ओपन होता है, तो लैरिंगोफैरिंग्स में, थ्रू द स्लीट लाइक ओपनिंग। स्लीट लाइक ओपनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं ईपीग्लॉटस। ईपीग्लॉटस थोड़ी सी छोटी सी होती है, स्लीट लाइक, उसे हम बोलते हैं ईपीग्लॉटस। सो सॉरी, उसमें ग्लॉटस बोलते हैं, ग्लॉटस। ओके, सो ईपीग्लॉटस भी एक पार्ट है, वो हम डायग्राम में देखेंगे, वो आपको बाद में मैं बताऊंगा ईपीग्लॉटस क्या होता है। सो नीचे है हमको। सो फर्स्ट में क्या आपको बताना है कि लैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंगोफैरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो लैरिंगोफैरिंग्स में ओपन होता है थ्रू अ स्लीट लाइक ओपनिंग। स्लीट लाइक ओपनिंग होती है और उसे हम बोलेंगे ग्लॉटिस। ग्लॉटिस समझ में आएगा। एंड दिस ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय लीफ लाइक फ्लैक। लीफ के जैसा जो फ्लैक होता है, ओके, फ्लैक मीन्स यहाँ पर हम बोलेंगे उसको, मीन्स 1 बाय 1 उस पर वो क्या रहते हैं, फ्लैग। जैसे कि कॉइन एक के ऊपर एक रखेंगे उसको हम बोलेंगे फ्लैग, तो उस तरह से लीफ का फ्लैग होता है। लीफ एक के ऊपर एक ऐसे, उसे हम बोलेंगे लीफ फ्लैग। एंड जो ग्लॉटिस है वो लीफ फ्लैग से क्या होता है, गार्डेड होता है, उसके सराउंड में वो होते हैं और उसे हम बोलेंगे ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस समझ में आ गया है कि लैरिंग्स जो है वो ओपन होता है लैरिंगोफैरिंग्स में, और जो लैरिंगोफैरिंग्स होता है थ्रू अ स्लिट ओपनिंग उसमें ओपन होता है, वो स्लिट ओपनिंग होती है वो, उसे हम बोलेंगे ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस समझ में आ गया। उसके बाद दिस ओपनिंग ट्रैकिया इज गार्डेड बाय, वो ओपनिंग जो होती है ग्लॉटिस की वो क्या होती है, गार्डेड होती है। उसके बाजू में क्या होती है, लीफ लाइक फ्लैप होती है, लीफ का लाइक फ्लैप होता है एंड कॉल्ड एज ईपीग्लॉटिस, उसे हम बोलेंगे ईपीग्लॉटिस। अभी उसको एग्जाम में उसको डायग्राम की तरह डायग्राम में देखते हैं वो कहाँ पर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाइपोइड बोन, उससे पहले ये देखो ईपीग्लॉटिस। सो ईपीग्लॉटिस एक ऐसा है, यहाँ पर जैसे कि यह फ्लैक है, कैसा लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है ना एक के ऊपर एक, सो इसे हम बोलेंगे ईपीग्लॉटिस। एंड देन है थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ये थायराइड मेम्ब्रेन है। देन यहाँ पर है लैरिंजियल प्रोमिनेंस, उसे हम अधम्स एप्पल भी बोलते हैं, ओके, अधम्स एप्पल, ओके, अधम्स एप्पल, लैरिंग्स को बोलते हैं हम अधम्स एप्पल। देन ट्रैकिजियल कार्टिलेज है यहाँ पर, ट्रैकियल, एंड थायराइड कार्टिलेज। सो थायराइड कार्टिलेज यहाँ पर है, देन थायराइड मेम्ब्रेन है, ओके। सो ये हो गया लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, सो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। सो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, कैसी है, लॉन्ग ट्यूब है एंड 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लेंथ मीन्स ये इसकी लंबी है, ओके। सो ये कितनी लंबी है उससे हम बोलेंगे लेंथ, 10 to 14 सेंटीमीटर। एंड इट रन्स थ्रू द नेक से ये रन होती है, नेक हमारे गले से, एंड इन फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस के फ्रंट ऑफ से, मीन्स उसके बाजू से एक्सटेंड इनटू, इसमें निकलती है एक्सटेंड इनटू अप टू मिडल थोरेसिक कैविटी। सो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसके मिडल में वो जाकर पहुंचती है, उसे हम बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोलेंगे हम वाइंड पंप। देन इट सपोर्टेड बाय द सी शेप 16 to 12 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो किसके सपोर्टेड है ये, किससे सपोर्टेड है, तो सी शेप, यहाँ पर बोन है, कार्टिलेज है, सी शेप कार्टिलेज, 6 to 12 का रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स से बना है, 16 to 12, ओके, 16 to, यहाँ पर आप ध्यान में रखो 16 to 12, सॉरी यहाँ पर 16 and 20 होगा, ओके, 16 to 20। सो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना यहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये जो है यहाँ पर नंबर भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, इसलिए मैं तो आपको पूरी जान लगाकर पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या पता आप जो है पढ़ते हो या नहीं हो। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सी शेप होता है, शेप 16 to 20, यहाँ पर रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, एंड विच प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। कोलैप्स मतलब उसको गिरने नहीं देती, कोलैप्स नहीं होने देती, ओके, उसको गिरने नहीं देते, बिकॉज उसमें क्या होता है, शी शेप जो यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज होता है 16 to 20 रिंग्स का, वो उसको सपोर्ट करता है। सो ये ट्रैकिया के बारे में, लॉन्ग ट्यूब, यहाँ पर 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, रन आउट थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस एंड एक्सटेंड इनटू द अप टू द मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी। सो ये हो गया ट्रैकिया के बारे में, जिसको हम वाइंड पंप भी बोलते हैं।
नेक्स्ट होता है ब्रॉन्चाई। सो ब्रॉन्चाई किसे बोलेंगे? ब्रॉन्ची। सो द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन्ची। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है राइट एंड यहाँ पर उसके बाद लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन्ची। ओके, सो प्राइमरी ब्रॉन्ची एंड एज इट इज रीचेज द मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो जैसा ही वो क्या होता है मिडल में जाता है, द ब्रॉन्ची आर सपोर्टेड इंटरनली शी शेप इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो क्या होता है ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन्ची। ट्रैकिया ही डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट ब्रॉन्ची में, प्राइमरी ब्रॉन्ची में। एंड एज इट इज रीच द मिडल ऑफ थोरेसिक, और जैसे ही वो थोरेसिक के मिडल में रीच करता है, वहां तक पहुंचता है, द ब्रॉन्चाई आर सपोर्टेड इंटरनली। सो ब्रॉन्चाई जो होती है वो सपोर्ट करती है उसको इंटरनली। कौन करता है? तो शी शेप इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। इनकम्प्लीट रिंग, सो कंप्लीट नहीं, ऐसे रिंग, ऐसी सी शेप रिंग जो है उसको कंप्लीट यहाँ पर सपोर्ट करती है। किसको? द ब्रॉन्चाई को। ओके, सो ये हो गया ब्रॉन्चाई के बारे में। ब्रॉन्चाई क्या है? तो फिर ये ट्रैकिया से ही डिवाइड होता है। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन्चाई। ओके, सिंपल है, आपको बार बार समझ जाने की जरूरत नहीं है, आपका फालतू में टाइम पास करूंगा नहीं मैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है लंग्स। सो लंग्स, दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा होगा ह्यूमन बींग का, तो वो है लंग्स। सो लंग्स क्या है? तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस के अंदर। ओके, एंड वन पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स। वन पेयर मीन्स यहाँ पर दो होते हैं। पेयर मीन्स यहाँ पर हम पता है जो दो में होते हैं, 2 नंबर में होते हैं, उसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्पंज लाइक एंड इलास्टिक मीन्स वहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, वो इलास्टिक बॉडी है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका डायमेंशन वो चेंज करेंगे, अगर हम फोर्स निकाल देंगे तो डायमेंशन अगेन उस जगह पर आ जाएगा, उस शेप, वो जो है उसका रिटर्न होगा शेप, उसे हम बोलेंगे इलास्टिक। एंड स्पंज है, स्पंज की जैसी। लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। सो कहाँ पर रहते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं लंग्स। देन ईच लंग्स इज एनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय अ डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। सो ओके, सो जो लंग्स होता है वो इनक्लोज होता है और इनक्लोज किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर, प्लूरल मेम्ब्रेन से उससे वो क्या होता है प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको इनक्लोज किया जाता है। और यहाँ पर 2 होता है, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। सो यहाँ पर एक कौन सा होता है? आउटर, और दूसरा होता है इनर। आउटर को हम बोलते हैं पैराइटल मीन्स एक्सटर्नल एंड विसरल मीन्स इनरल। ओके, सो हार्ट के भी 2 लेयर होते हैं, पैराइटल एंड विसरल, वो आपको बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। सो फर्स्ट में पैराइटल आप ध्यान में रखो कि एक्सटर्नल मीन्स आउटर लेयर एंड विसरल होती है इनर लेयर। ओके, सो लंग्स में यहाँ पर क्या होता है? डबल लेयर से वो इनक्लोज होता है लंग्स, प्रोटेक्टेड बाय द डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सा है फिर? आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल। इसलिए आउटर एंड इनर मिलाकर कितने हो गए? 2, इसलिए यहाँ पर 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं लंग्स के अंदर। ओके, और उसमें ही क्या होता है? बिटवीन द 2 प्लूरा। सो हमें पता है आउटर एंड एक्सटर्नल, विसरल एंड पैराइटल। इसमें क्या होता है? प्लूरल कैविटी होती है, कैविटी फील्ड। कैविटी मीन्स हॉलो स्पेस, उसके बीच में हॉलो स्पेस होता है विद द ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड। और उसके अंदर क्या होता है? ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, ल्यूब्रिकेट जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है किसी को। ओके, उसे बोलते हैं ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। उसे हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, बिकॉज वो क्या करता है? प्लूरल के बीच में, प्लूरल कैविटी में रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ओके, समझ में आ गया। देन द राइट लंग्स इज लार्जर एंड डिवाइड इनटू 3 लोब्स। जो राइट लंग्स है वो लार्जर है और 3 लोब्स में वो डिवाइड होता है। ओके, सो 3 लोब्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। एंड द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। लेफ्ट लंग कैसा है? स्मॉलर है एंड इट इज डिवाइड इनटू 2 लोब्स। सो राइट लोब बड़ा है, लार्जर है एंड डिवाइड इनटू 3 लोब्स, एंड लेफ्ट लंग स्मॉल एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। सो फर्स्ट में हमने लंग्स के बारे में देखा, इलास्टिक है, स्पॉन्जी है। उसके बाद और थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी वो छूट गई, बिकॉज आपको बार बार वीडियो नहीं देख सकते आप, आपका टाइम पास हो जाएगा। आपको क्या करना है? कम ही वीडियो देखने हैं, लेकिन ऐसा देखना है जिससे आपका प्रॉपर सब हो जाएगा। इसलिए ये नोट्स भी आपको मिलेंगे जिससे आपको ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपली आप यहाँ पर कॉल करो, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करो बायो स्टडी विद निखिल इंस्टाग्राम पे, या फिर यहाँ पर हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस पर ज्वाइन हो जाओ। ओके, उसको आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। देन ईच लोब्स ऑफ द लंग्स हैज़ द टर्मिनल ब्रोंचोलस। सो ईच लोब ऑफ लंग्स, लोब ऑफ लंग्स, जो लंग्स के लोब होते हैं, हैज द टर्मिनल मीन्स वहाँ पर, यहाँ पर जो एंडिंग पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंचियोलस होता है उसमें, ब्रोंचियोल्स। एंड ईच विथ, इसमें कितने होते हैं फिर? 10 to 12 एलवोली होता है, किसमें? ब्रोंचियोल्स में। ओके, सो ईच लोब ऑफ द लंग्स हैज द टर्मिनल ब्रोंचियोल्स। सो लोब के अंदर क्या होता है? लंग्स के टर्मिनल मीन्स एंडिंग पार्ट में ब्रोंचियोल्स होता है, एंड जो ईच ब्रोंचियोल्स होता है वो 10 to 12 एलवोली उसमें होती है।
सो फिर एल्वोली किसे बोलेंगे? ओके, एल्वोली इज द दिस आर दीज थीन वॉल्ड। कैसे थीन वॉल्ड है? थीन मतलब उसकी कम यहाँ पर थिकनेस होगी। उसके बाद लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर, लोब्यूल है, लोब्यूल, ओके, लोब्यूल लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स आपको पता है अंगूर, और उसका जो गच्छा मीन्स गुच्छा होगा, ब्रांच मीन्स बंच मीन मोर देन वन। ओके, सो बहुत सारे अगर आपने अंगूर ले ले तो उसका गुच्छा जैसा होगा वैसे होगा ये एल्वोली। सो फर्स्ट हमने डायग्राम में देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो ह्यूमन का जो बॉडी था उसमें था ये एल्वोली, जो कैसे थे? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर थे। एंड ईच एल्वोली इज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ये सराउंडेड है ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, सो ये क्या होती है? सराउंड होती है कैपिलरीज। सो आपको बाद में डिटेल में है इस चैप्टर में कि आर्टरीज किसे बोलेंगे, वेन्स किसे बोलेंगे, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है। सो यहाँ पर सिंपली आप ये ध्यान में रखो कि कैपिलरीज एंड पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन होती है। सो बाद में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर उसको समझ गए तो आपको फिर बाद में कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सो एल्वोली इज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स एंड दीज आर हाईली इलास्टिक वॉल। कैसे? ये हाईली इलास्टिक वॉल है एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर of squamous epithelium resting on the basement membrane of the connective tissue. So these are the highly elastic है wall and made up of single layer से बनी है किसकी? of squamous epithelium resting on the basement membrane of connective tissue. So squamous epithelium कहाँ पर रहते हैं? फिर resting on कहाँ पर है? तो basement membrane of कनेक्टिव टिश्यू के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये हो गया एल्वोली के बारे में। ये इलास्टिक है और इसकी वॉल जो है वो सिंगल लेयर से बनती है, वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में, आप उसको ध्यान में रखो। दीज आर द अबाउट 700 मिलियन एल्वोली इन द लंग्स। सो कितनी होती है? 7 मिलियन 100 मीन्स यहाँ पर 700 मिलियन। ओके, सो 700 मिलियन होगी एल्वोली यहाँ पर लंग्स के अंदर। एंड दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और वो क्या करेगी? प्रोवाइड करेंगी सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स एक्सचेंज गैसेज बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, मीन्स एक्सचेंज होगा गैसेज का, वो करेंगी यहाँ पर एरिया प्रोड्यूस, वो करेंगे एरिया प्रोवाइड। सो 700 मिलियंस यहाँ पर क्या होती है? तो लंग्स के अंदर एल्वोली होती है। इंपॉर्टेंट है 700 मिलियंस। ओके, सो ये आप ध्यान में रखो एल्वोली। सो कैसा स्ट्रक्चर है? बंच ऑफ ग्रेप्स। देन हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है डायफ्रैगम। ओके, डायफ्रैगम क्या है? तो इट इज अ मस्कुलर सेप्टम दैट सेपरेट्स द थोरैसिक एंड द एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक मीन्स थोरैक्स होता है हमारे, ओके, थोरैक्सिक कैविटी हम उसे बोलते हैं, और दूसरा एब्डोमिनल, बॉडी की कैविटी। बॉडी की कैविटी मीन्स स्पेस। ये वर्ड आप उसको लिख लो, दिमाग में इसको रट लो। इसको कैविटी बोले तो यहाँ पर हॉलो स्पेस होता है। सो ये क्या करता है? यहाँ पर थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी जो हॉलो स्पेस होता है उसको ये क्या करता है? सेपरेट करता है। वो कौन? डायफ्रैगम। And it is a dome shaped structure on the contraction it become flatten होता है। contraction किया तो कैसा होता है? flatten हो जाता है। ओके, सो बाहर अगर हमने यहाँ पर एयर जो छोड़ दी तो वो कैसा होता है? फ्लैट हो जाता है। सो ये कैसा है? डोम शेप स्ट्रक्चर है डायफ्रैगम। ओके, सो हम उसको डायग्राम में देखते हैं वो कैसा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डायफ्रैगम है, डोम शेप है। डोम शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर। और यहाँ पर फेरिंग्स भी हमें, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिंग्स, ये तो हमने पहले ही देख लिए। सो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर एल्वोलस, ये ग्रेप्स के जैसे आपको दिख रहे हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स है। एंड ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।